गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता की कोटि पर, ठीक है। तो स्वतंत्रता की कोटि क्या थी? स्वतंत्रता की कोटि 3n इज इक्वल टू क्या थी? ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो स्वतंत्रता की कोटि क्या थी? इन तीनों गतियों की योग के बराबर थी, ठीक है। एक तो ये था स्वतंत्रता की कोटि। फिर अपन ने पढ़ा था कि रेखीय परमाणु, रेखीय बहुपरमाणविक अणु के लिए कंपन की स्वतंत्रता कोटि पढ़ी थी, ठीक है। क्या थी? रेखीय बहु परमाणु, रेखीय बहुपरमाणु अणु की कंपन की स्वतंत्रता की कोटि, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि को VDOF से दर्शाएंगे, ठीक है। तो रेखीय बहुपरमाणु अणु की स्वतंत्र कंपन की स्वतंत्रता की कोटि क्या थी? उसके लिए क्या सूत्र आया था अपने पास? x इज इक्वल टू, एक्स क्या माना है? x को कंपन की स्वतंत्रता कोटि माना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आया था? 3n माइनस 5, 3n माइनस 5, ठीक है। ये तो था रेखीय बहुपरमाणविक अणु की स्वतंत्रता की, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। फिर दूसरा था अपने पास अरेखीय, यानी कि नॉन लीनियर बहुपरमाणु अणु, बहुपरमाणु अणु की कंपन की स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। उसके लिए क्या सूत्र आया था? कंपन की स्वतंत्रता की कोटि x इज इक्वल टू 3n माइनस 6, ठीक है। तो ये है अरेखीय बहुपरमाणु अणु के कंपन की स्वतंत्रता कोटि, और ये है रेखीय बहुपरमाणु अणु की स्वतंत्रता कोटि। और स्वतंत्रता कोटि क्या होती है? स्वतंत्रता कोटि इज इक्वल टू क्या था? 3n। इन सब की बात अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इन सब की बात अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता की कोटि क्या? 3n है। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर, इनके ऊपर क्या करेंगे? एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि H2O की स्वतंत्रता की कोटि और कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए। H2O की स्वतंत्रता कोटि तथा कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए। कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है अपन को क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है। तो ये क्या है? बहुपरमाणु अणु है, दो हाइड्रोजन और एक क्या है? एक ऑक्सीजन परमाणु है, यानी कि बहुपरमाणु अणु है, ठीक है। तो अब अपन को क्या देखना है? अब H2 है, ये तो क्या हो गया? बहुपरमाणु अणु हो गया। तो परमाणुओं की संख्या कितनी है? n इज इक्वल टू कितनी है? 3, दो हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? n इज इक्वल टू 3। अब देखना है कि H2O की स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर है या नॉन लीनियर। अब देखना है कि H2O की स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर है या नॉन लीनियर। तो H2O की स्ट्रक्चर कैसी होती है? नॉन लीनियर होती है ना। H2O की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, बैंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। तो ये क्या है? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नॉन लीनियर या अरेखीय, नॉन लीनियर या अरेखीय बहुपरमाणु अणु की स्वतंत्रता की कोटि के लिए क्या था सूत्र? अरेखीय बहुपरमाणु अणु की कंपन की स्वतंत्रता कोटि के लिए सूत्र क्या था? कंपन x इज इक्वल टू क्या था? 3n माइनस 6 था, ठीक है। तो 3n माइनस 6। अब पहले अपन को क्या निकालनी है? स्वतंत्रता की कोटि निकालनी है ना। पहले क्या निकालनी है? स्वतंत्रता की कोटि। तो H2O की स्वतंत्रता की कोटि
इज इक्वल टू क्या होता है 3n होता है ना। तो 3n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या आया 9। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, H2O की स्वतंत्रता की कोटि निकाल ली, ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरी क्या बोला है, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए। कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक बहुपरमाणु अणु है, n की वैल्यू अपन ने रख दी। अब ये कौन सा बहुपरमाणु अणु है, नॉन लीनियर यानी कि अरेखीय बहुपरमाणु अणु है। अरेखीय बहुपरमाणु अणु है, तो अरेखीय बहुपरमाणु अणु की कंपन की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, x इज इक्वल टू 3n माइनस 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है 3। ये x क्या है, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। x को अभी अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, तो क्या है 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस कितना है 6। 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9 माइनस 6 कितना आया, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि कितना आया 3। ठीक है, तो कंपन की स्वतंत्रता की कोटि कितनी आई 3। तो ये हो गई H2O की स्वतंत्रता की कोटि 9 और H2O की कंपन की स्वतंत्रता की कोटि क्या आई 3। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl। HCl की स्वतंत्रता की कोटि और कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए। HCl की स्वतंत्रता की कोटि और उसकी कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCl देखो, सबसे पहले तो HCl n कितनी है, परमाणुओं की संख्या n कितनी है, n इज इक्वल टू कितना है 2 है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन परमाणु। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 2। HCl परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करेंगे। स्वतंत्रता की कोटि इज इक्वल टू कितनी है 3n होती है। 3n यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 इंटू 2 कितनी आई 3 इंटू 2 6 आई। ठीक है, अब कंपन की स्वतंत्रता की कोटि अपने आप करके बताओ मेरे को अभी। ठीक है, खुद से करके बताओ, फटाफट करके बताओ, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। मैं इतना बता देती हूं कि ये क्या है, HCl क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है। HCl क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अब इसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या कीजिए, BDOF निकालिए, फटाफट से निकालिए। फटाफट से निकाल के बताइए मेरे को। रिया शर्मा 1, ओके राइट। कितनी आती है 1 आती है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी निकाल के बताओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी स्वतंत्रता की कोटि और कंपन की स्वतंत्रता की कोटि निकाल के बताइए फटाफट से।
कितनी आई? CH ट्रिपल बॉन्ड CH की स्वतंत्रता की कोटि कितनी आई? ये भी क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर है। निकाली? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलो मैं खुद ही कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ठीक है। n इजिकल टू क्या आ गया? 4, ठीक है। n इजिकल टू 4। अब 3n स्वतंत्रता की कोटि 3n इजिकल टू 3 इंटू 4 कितना आया? 12, ठीक है। कितना आया? 12 आया। अब कंपन की स्वतंत्रता की कोटि निकालनी है। स्वतंत्रता की कोटि हो गई, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि निकालनी है। ये क्या है? लीनियर है, रेखीय बहुपरमाणु कणों है। क्या है? रेखीय बहुपरमाणु कणों है। और रेखीय बहुपरमाणु कणों का सूत्र क्या होता है? x इजिकल टू 3n माइनस 5। x इजिकल टू क्या होता है? 3n माइनस 5 होता है ना। तो देखो, तो स्वतंत्रता की कोटि VDOF इजिकल टू 3n माइनस 5, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4, 3 इंटू 4 माइनस 5, 3 इंटू 4 माइनस 5 कितनी आई? 12, 4 इंटू 3 12 माइनस 5 कितनी आई? 7। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि एसिटिलीन की स्वतंत्रता, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि कितनी आई? 7। कितनी आई? 7 आई, ठीक है। ये मोहित सिंह दवे, ये फर्स्ट का आंसर है 1, ठीक है। अभी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके राइट, 12 और 7, ठीक है। तो ये हो गया अपने स्वतंत्रता की कोटि पर क्वेश्चन और स्वतंत्रता की कोटि कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है, एक और मैं दे देती हूँ। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने आणविक स्पेक्ट्रम। क्या? आणविक स्पेक्ट्रम। आणविक, नेक्स्ट नया टॉपिक है आणविक स्पेक्ट्रम। स्वतंत्रता की कोटि कंप्लीट हो गई, ठीक है। स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम, ओके। तो आणविक स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा 3 प्रकार के। एक तो घूर्णन स्पेक्ट्रम, दूसरा कंपन स्पेक्ट्रम और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। 3 प्रकार के आणविक स्पेक्ट्रम, 3 प्रकार के, घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब घूर्णन 3 प्रकार है, ठीक है। पहला घूर्णन स्पेक्ट्रम, दूसरा कंपन स्पेक्ट्रम, तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अपने कोर्स में सिर्फ क्या है? घूर्णन स्पेक्ट्रम। अपने कोर्स में क्या है? सिर्फ घूर्णन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगा लेते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम, हेडिंग लगा लेते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम।
घूर्णन स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़ रखा है ना, बॉर्न ओपेनहाइमर स्पेक्ट्रम में। घूर्णन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो गैसीय अणु के घूर्णन गति में परिवर्तन या घूर्णन संक्रमण के द्वारा घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। गैसीय अणु के घूर्णन गति में परिवर्तन या घूर्णन संक्रमण द्वारा घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। गैसीय अणु के घूर्णन गति में परिवर्तन या घूर्णन संक्रमण द्वारा घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गैसीय अणु के घूर्णन गति में परिवर्तन तथा गैसीय अणु के घूर्णन गति में परिवर्तन तथा घूर्णन संक्रमण द्वारा तथा या कर दे परिवर्तन या घूर्णन संक्रमण द्वारा उत्पन्न होता, ठीक है। गैसीय अणु के घूर्णन गति में परिवर्तन या घूर्णन संक्रमण द्वारा ये घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, ठीक है। अब अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए अणु के, देखो ये क्या थे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल था, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या थे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे, है ना। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या थे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है। ये क्या है, J0, J1, J2, J3, J4 और J5, ये क्या है, J0, J1, J2, ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये और ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये है V0, ये क्या है, V1, ठीक है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो अणु की रोटेशनल एनर्जी लेवल यानी कि घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, यानी कि अणु को कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि घूर्णन ऊर्जा का मान क्या होता है, कंपन ऊर्जा से कम होता है ना। ये क्या है, ये और ये क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसको अणु को यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। और ये क्या है, ये इनका आपस में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो अणु को एनर्जी क्या है, कम चाहिएगी, ठीक है ना। ये क्या है, इनका आपस में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो अणु को घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए एनर्जी भी क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी। अतः अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अतः अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा ही हो जाता है। माइक्रोवेव की एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। तो माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा ही अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हो जाता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को, घूर्णन स्पेक्ट्रम को इसलिए क्या कहते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण माइक्रोवेव तरंगों या माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन, तो लिखेंगे क्या, इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन माइक्रो तरंगों की ऊर्जा अवशोषण द्वारा किया जाता है। माइक्रोवेव की ऊर्जा अवशोषण द्वारा होता है। इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन माइक्रोवेव की ऊर्जा अवशोषण द्वारा किया जाता है। अतः इसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अतः इसे माइक्रोवेव
वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है। अब माइक्रोवेव क्या है, इसकी ऊर्जा कम होती है ना। माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव की ऊर्जा कम होती है। तो न्यून ऊर्जा के कारण, न्यून ऊर्जा युक्त माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा क्या होता है, अणु की केवल घूर्णन गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है कि माइक्रोवेव की ऊर्जा कम होती है, तो न्यून ऊर्जा युक्त माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा क्या होता है, अणु की केवल घूर्णन गति में ही परिवर्तन होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। न्यून ऊर्जा युक्त माइक्रोवेव, न्यून ऊर्जा युक्त माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा अणु की केवल घूर्णन गति में ही परिवर्तन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसलिए इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या है कि न्यून ऊर्जा युक्त माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा अणु की केवल घूर्णन गति में ही परिवर्तन होता है। अणु की केवल घूर्णन गति में ही परिवर्तन होता है, इसलिए इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसलिए इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। न्यून ऊर्जा युक्त माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा अणु की केवल घूर्णन गति में ही परिवर्तन होता है। अणु की केवल घूर्णन गति में ही परिवर्तन होता है, अतः इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि ध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, जबकि अध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। ध्रुवीय अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, जबकि अध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। तो ध्रुवीय अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, जबकि अध्रुवीय अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। ध्रुवीय अणु तो घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, जबकि अध्रुवीय अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। अध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। अतः तो एग्जांपल ले लेते हैं ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के। ठीक है। ध्रुवीय पहले लेते हैं घूर्णन अक्रिय अणु। घूर्णन अक्रिय अणु, घूर्णन अक्रिय अणु यानी कि घूर्णन नहीं दर्शाने वाले। तो घूर्णन कौन नहीं दर्शाता है, अध्रुवीय अणु नहीं दर्शाते हैं। तो अध्रुवीय अणु घूर्णन नहीं दर्शाते हैं, तो घूर्णन अक्रिय अणु कहलाते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, N2, H2, O2, Cl2, अध्रुवीय अणु सारे। ठीक है। N2, H2, O2, Cl2 आदि।
एक्सेट्रा। ठीक है, और घूर्णन सक्रिय अणु, घूर्णन सक्रिय अणु यानी कि घूर्णन दर्शाने वाले, घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाने वाले अणु कौन से हैं? ध्रुवीय अणु है। ठीक है, ध्रुवीय अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं तो घूर्णन सक्रिय अणु कहलाते हैं वो। तो ध्रुवीय अणु कौन कौन से हैं? HCl, HBr, HF, CONO, HCl, HBr, HF आदि। ठीक है, तो ध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, अध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम की परास कितनी है, तरंग दैर्ध्य परास कितनी है? घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य परास कितनी है? तो कितनी होती है घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की परास? 10⁻² सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। तो तरंग दैर्ध्य की परास कितनी है? 10⁻² सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है द्विपरमाणु अणु का घूर्णन, यानी कि इसके आणविक घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर ही है, घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर ही है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? द्विपरमाणु अणु का घूर्णन, द्विपरमाणु अणु का घूर्णन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने? द्विपरमाणु अणु का घूर्णन। द्विपरमाणु अणु का घूर्णन। ठीक है, तो द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु घूर्णन दर्शाते हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। तो द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु का घूर्णन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु का घूर्णन जो है वो निम्न 2 भागों में विभाजित किया जाता है। द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु, द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु का घूर्णन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु का घूर्णन जो है वो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला, द्विपरमाणु अणु को दृढ़ घूर्णक मानकर, दृढ़ घूर्णक मानकर, द्विपरमाणु अणु को दृढ़ घूर्णक मानकर। ठीक है, रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर। ठीक है, फिर दूसरा है अदृढ़ घूर्णक मानकर, द्विपरमाणु अणु को अदृढ़ घूर्णक मानकर, द्विपरमाणु अणु को अदृढ़ घूर्णक मानकर, नॉन रिजिड रोटेटर। ठीक है, नॉन रिजिड रोटेटर। तो इसमें पहला अपन हेडिंग लगा लेते हैं, ये हम क्या करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि दृढ़ घूर्णक द्विपरमाणु अणु का घूर्णन, जिसमें इसमें पहली हेडिंग लगाएंगे दृढ़ घूर्णक द्विपरमाणु अणु का घूर्णन। वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है।